नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी की इस क्लास में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो जिन लोगों ने देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये हमारा पॉलिटी का 29वां लेक्चर है। हम यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आइए पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अभी तक पढ़े गए संविधान के कुछ भागों में भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 5 में जो दिया है वो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद याद रखना जरूरी होता है। अनुच्छेद इसीलिए मैंने आपको सीधे सीधे पहले ही लिख रखा है, अनुच्छेद 214 से 232। ऐसे याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे अनुच्छेद याद होते भी जाएंगे। तो हम लोग पहला टारगेट करेंगे आर्टिकल्स पे, क्योंकि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एक पिछले साल तो नहीं आए, लेकिन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आरओ के एग्ज़ाम में, लोअर के एग्ज़ाम में, या फिर जो दूसरे एग्ज़ाम हैं लोक सेवा आयोग के या दूसरे राज्य लोक सेवा आयोगों के, उनमें पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेदों को कैसे याद करें। हमने आपको यहाँ पर जितने लिखे हैं उच्च न्यायालय से संबंधित हेडलाइंस, इनका एक सीरियल है, क्रम है। इनको आप इसी क्रम से पढ़ेंगे बार बार तो आपको वो याद हो जाएंगे कि ये अनुच्छेद कितने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनके अनुच्छेद। आपको इतना याद रखना होगा कि 214 से स्टार्ट है, 232 तक है। तो 214 आपका कौन सा हो गया? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट। इसी तरीके से बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाइए। 215 एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालयों का गठन 216। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग इनके अनुच्छेदों पर चर्चा कर लें। इसके बाद 216 के बाद क्या आएगा? 217। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, त्यागपत्र, उम्र या फिर इनसे संबंधित जो नियुक्ति से संबंधित बातें हैं वो दी गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंधों का जो हाई कोर्ट पर लागू होना है, जैसे कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो वो आपकी किस में आती है? 218। तो हटाने की प्रक्रिया इसमें वर्णित नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर लागू होती है इसलिए हाई कोर्ट पर लागू है। फिर शपथ 219, निर्बंधन 220, वेतन 221, स्थानांतरण 222, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223। इस तरीके से देखिए, आप अगर एक सीरियल बना लें तो आपको आर्टिकल्स याद करने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, अपर एडिशनल, कार्यकारी एक्टिंग जज, इनकी नियुक्ति की इनका कौन सा होगा? 224। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 225। रिट जारी करने की शक्ति 226। दोस्तों, जब आप एक सीरियल से याद करते हैं तो आपको ये सब याद हो जाते हैं। न्यायालयों को अधीक्षण करने की शक्ति 227 के तहत दी गई है। न्याय मामलों का हाईकोर्ट को अंतरण 228 के तहत दी गई है। इसी तरीके से हाईकोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो 229 के तहत है। हाईकोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, तो ये 230 के तहत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना 231 के तहत है। 232 का निरसन कर दिया गया है, रिपील हो गया है, इसलिए हम लोग 232 यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एक 241 आता है। 241 के बारे में भी यहाँ जान लें कि 241 अनुच्छेद ये कहता है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। तो अभी इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये रहा हमारा पहले अनुच्छेद। यदि अनुच्छेदों पर एक नज़र डाली जाए तो रिट जारी करने की शक्ति कहाँ है? आप अपने दिमाग में लगाएं। पहले कॉलम में लिखा था कि दूसरे कॉलम में कि तीसरे कॉलम में? तीसरे कॉलम में देखें, ऊपर था 226। फिर आपको ये हेडिंग का अगर एक बार क्रम याद हो गया तो 226, 227, 228, 229 ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप नियुक्ति नियोक्ता की बात करेंगे तो दूसरे कॉलम में किससे शुरुआत था? 217 से। इसमें देखें 214, 215, 16। तो ह्यूमन माइंड क्या करता है? किसी चीज़ को इमेज फॉर्म में सेव करता है और आपको ज़्यादा दिन तक याद रख पाता है। तो आप उसको आंकड़े में याद करने के बजाय इस बोर्ड को ही आप बार बार देखें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले पढ़ाने के पहले, जिससे कि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं इनकी प्रमुख बारीकियों के बारे में
क्योंकि ये तो फैक्ट होते हैं जो इस पर लिखे हैं, इन पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान हैं उनके बारे में यदि देखा जाए तो इनका जो प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा ऐसा निर्देशित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में। लेकिन आप ये बताइए, क्या सभी राज्यों में है? नहीं, सबके पास अपने हाई कोर्ट नहीं है। वर्तमान में यदि देखी जाए संख्या तो इनकी संख्या है 25। वर्तमान में जो कुल हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? 25। 25वां जो अभी नवीनतम बनाया गया वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2019 से उसको वहाँ पर एक्टिंग किया गया है अमरावती में। तो इस समय यदि पूछा जाए वर्तमान की स्थिति, अगर आज के वीडियो में देखा जाए तो कुल भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। तो एक पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। लेकिन नियम क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो आप कहेंगे कि इस नियम का क्या उल्लंघन किया गया है? जी नहीं। यहाँ पर 231 के तहत ऐसा किया गया है कि पूर्वोत्तर कई राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए किसी एक उच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है। तो 231 के तहत उसे किया गया है। और ये गठन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो गठन की प्रक्रिया 216 के तहत होती है कि वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश CJ प्लस अन्य न्यायाधीश से मिल करके एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह न्यायाधीशों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। तो ये आप इसको याद रखें, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं। तो कभी आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज ना होइए, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो उच्च न्यायालयों का गठन 216 के तहत है, जिसमें एक जो है ये 1 है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर इसकी नियुक्ति होगी और न्यायाधीशों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है। इसी के तहत अगर देखा जाए तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय अपने आने वाले अन्य निर्णयों और उसके अधीन न्यायालयों के निर्णयों के लिए एक अभिलेख का काम करता है, इसी तरह हाई कोर्ट के दिए गए किसी भी निर्णय को दूसरे न्यायालयों के लिए एक प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात यह हाई कोर्ट का दिया गया प्रत्येक निर्णय अपने आप में एक नियम, एक कानून होता है, इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 215 के तहत ये उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यहाँ पर उच्च न्यायालयों के गठन की चर्चा हो गई, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, यहीं से एक अनुच्छेद हमने याद कर लिया 231, और गठन किससे हुआ? 216। तो गठन के बारे में 3 अनुच्छेद 214, 216, 231। एक और याद कर लेते हैं 241। इसके लिए क्या होगा कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई अलग से प्रावधान तो है नहीं, लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। इसके तहत 1966 में दिल्ली में स्थापना की गई दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उसका अपना हाई कोर्ट है। तो जो हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब समय 9 हो गए हैं जब से जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हुआ है। तो जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से दिल्ली ही एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है। और अब तो अगर जम्मू कश्मीर की बेंच देखी जाए तो वहाँ भी होगा कि वहाँ पर भी चूँकि पहले से स्टेट था और वहाँ पर उसका अपना कोर्ट था, तो दिल्ली में है। और ये पहले आप याद रखें कि यूनियन टेरिटरीज़ के अलग से जो स्थापना की गई तो 41 के तहत 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई। करंट से जोड़ते हुए पढ़ें तो आपको गठन के बारे में 4 अनुच्छेद 214, 216, 231, 241 याद हो गए। आइए चलते हैं आगे इनकी नियुक्ति के बारे में। अभिलेख न्यायालय मैंने आपको अलग से बता दिया। अब नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति के लिए जितनी न्यायपालिका है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो उच्च न्यायालय हो हाई कोर्ट, इनके लिए कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दिया जाता है, राष्ट्रपति ही स्थानांतरण करते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि वो स्टेट में है तो राज्यपाल करेगा। सब कौन करेंगे? जो राष्ट्रपति हैं वही करेंगे। अब राष्ट्रपति क्या कि जिसको चाहेंगे उसको जज बना देंगे, तब तो कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा।
कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है। तो इसमें क्या करेंगे, जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, वो उस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की अधिकारिता जिस राज्य में है, उस राज्य के राज्यपाल, और मतलब अगर वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तब तो किससे राष्ट्रपति परामर्श लेंगे, CJI, और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, तब उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बनाएंगे। यह एक बात का गौर रखने वाली है कि CJI ऐसे किसी को परामर्श नहीं दे सकता, वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 2 जजों से परामर्श करके ही अपने नामों को देता है। तो CJI राज्यपाल के साथ और दूसरे भी जज हैं उसमें, तो उस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए। तो आप ऐसे दिमाग लगाइए कि हाई कोर्ट के एक जज को नियुक्त करना है तो आप किससे पूछेंगे अगर आप राष्ट्रपति हो तो उस हाई कोर्ट का जो CJ होगा, वहाँ का जो गवर्नर होगा, उससे परामर्श लेंगे। कौन? न्यायपालिका के जो टॉप पर हैं, CJI। और चूंकि भारत का सबसे बड़ा जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? राष्ट्रपति है। उनके अंतर्गत सारी शक्तियाँ हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति उसको नियुक्त हुए। याद हो गया। इनकी क्या होंगी शर्तें, क्या होंगी योग्यता? तो वो भारत के नागरिक हों, ये तो परम आवश्यक है। 2 इसके अलावा है ऑप्शनल, चाहे वो एडवोकेट रहे हों, चाहे वो न्यायिक पद पर रहे हों, 10 वर्ष तक भारतीय न्यायालयों के अधीन जो है किसी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो अधिवक्ता के पद पर रहे हों या फिर किसी न्यायिक पद पर रहे हों, तो 10 वर्ष उनका ये होना चाहिए। ये जरूरी नहीं दोनों हो, इनमें ऑप्शनल है, और वो नागरिक हो। ठीक है। और उनकी जो अधिकतम आयु है वो कितनी? 62 वर्ष। इसके साथ ही यदि वो त्यागपत्र देते हैं जो इनके न्यायाधीश हैं कोई भी, तो किसको नाम देंगे? राष्ट्रपति को। तो ये नियुक्ति योग्यता 217 के तहत जो प्रमुख बातें हैं इनको आप याद रखें। हमने बहुत छोटे में मेंशन कर रखा है, 1-2 बार देखें, याद हो जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट पर लागू होना है अनुच्छेद 218 के तहत, तो उसमें यह है कि 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। संसद में प्रक्रिया लाकर समर्थ जो कदाचित आरोप हैं, तो कदाचित आचार पर जो है लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया है। तो 124(4)(5) के तहत उसमें वर्णन किया गया है। 124 का 4, 124 का 5, तो वो प्रावधान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर 218 के तहत उनको इन पर भी लागू किया गया है कि अगर असमर्थ होते हैं, कदाचार से ग्रस्त होते हैं, तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी संसद के द्वारा की जाएगी। इन पर कई केसेस हुए हैं ऐसे। एक महाभियोग की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। शपथ की बात करते हैं, तो शपथ किसके समक्ष लेंगे? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो कन्फ्यूजन होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष? जी नहीं, नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, अब आएंगे वो राज्य में कार्य करने, तो जहाँ पर उनकी अधिकारिता होगी वहाँ के राज्यपाल के समक्ष वो शपथ लेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए ये 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना है, तो 2 राज्य में तो 2 राज्यपाल होंगे, किस राज्यपाल के समक्ष हो लेंगे? तो इसमें यह ध्यान रखना है कि वह हाईकोर्ट की बेंच जो पीठ है वो जिस राज्य में स्थित होगी उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष वो लेंगे। तो ये अंडरस्टूड है। शपथ का प्रारूप क्या है? क्या अलग से दिया गया है? जी नहीं, इनके लिए अनुसूची 3 में ही उसका प्रारूप है, उसी के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ये लेते हैं। तो 2 प्रमुख बातें हैं जो आप इसमें अनुच्छेद 219 के तहत याद रख सकते हैं। निर्बंधन यह है कि वह सेवानिवृत्त होने के बाद, हाई कोर्ट के पद पर या जज के रहने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी के अधीन वह कार्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है, बाकी वो किसी संस्थान में किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकते हैं। ये उसकी गरिमा के खिलाफ है और ये इस पर निर्बंधन भी लगाया गया है, अर्थात वो अधिवक्ता वगैरह का कार्य फिर बाद में उनके लिए संभव नहीं है किसी के अधीन। 221 के तहत वेतन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए आप कि वेतन भत्ते तो इनको राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन इनकी पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो जब तक वो काम कर रहे हैं उनका वेतन भत्ता कौन देगा? वहाँ का स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखें कि भारत सरकार की संचित निधि से पेंशन, राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन भत्ते।
और इनकी वर्तमान में तो रिवाइज होती रहती है, तो ये जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाए किसी एग्जाम में तो जो सीजे होगा मुख्य न्यायाधीश, उनकी इस समय वर्तमान में 2.5 लाख है सैलरी, 2,50,000, और जो अदर्स हैं उनकी 2.25 लाख यानी कि 2.25 2,25,000 रुपये इनकी सैलरी इस समय है। इसको आप अपडेट करते रहें एग्जाम देने के पहले ऑनलाइन जा करके। ट्रांसफ़र की बात जब आती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तब क्या प्रक्रिया है, इसका वर्णन जो है 222 के तहत किया गया है। जब नियुक्ति होगा, त्यागपत्र होगा, तो स्थानांतरण भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब परामर्श किससे लेंगे, सोचिए आप, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो क्या दोनों राज्य के राज्यपालों से परामर्श नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर दोनों न्यायालयों के सीजे, अब देखिए यहाँ पर दोनों न्यायालयों के सीजे प्लस 2 जजों का परामर्श, तो दोनों न्यायालय वहाँ जो होंगे उस जज के किसी जज को ले आना है दूसरे स्टेट में, तो वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी सलाह ली जाएगी, और जो यहाँ का मुख्य न्यायाधीश होगी उसकी सलाह ली जाएगी। माफ़ कीजिएगा, गवर्नर नहीं, यहाँ मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जो सीजेआई होंगे मुख्य न्यायाधीश, वो अपनी न्यायपालिका के तहत ही दोनों न्यायालयों के सीजे और 2 वरिष्ठतम जजों के साथ यानी कि 4 जजों से परामर्श लेंगे कौन, मुख्य न्यायाधीश, और वह परामर्श देंगे किसको, राष्ट्रपति को। तो परामर्श लेकर के राष्ट्रपति ही उनका स्थानांतरण करते हैं। तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सीजेआई और 4 जजों से। 4 जज में कौन होगा, दोनों जो हाई कोर्ट है उनके सीजे और 2 अदर न्यायाधीश। ये हो गए आपके स्थानांतरण। इसके बाद देखते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर कोई मुख्य न्यायाधीश काम करने में असमर्थ है किसी प्रकार से, वह वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उनके लिए एक एक्टिंग जज रखा जा सकता है। 223 अनुच्छेद के तहत वो कोई भी राष्ट्रपति जिसको विहित करे वो उसको कार्यभार को ग्रहण करेगा मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ये 223 के तहत किया गया है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, एडिशनल और एक्टिंग, ये बहुत पूछा जाता है। अपर, एडिशनल जज, एडिशनल जज जो हैं ये लगाए जाते हैं जब किसी हाई कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब राष्ट्रपति महोदय किसी ऐसे योग्य व्यक्ति जिनके अंदर ये योग्यताएं हैं, किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए वह एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि वह अधिकतम 2 वर्ष तो करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष के ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी कि यदि वह 60 वर्ष का है तब तो वो 2 वर्ष पूरा करेगा, अगर वो 61 वर्ष का है तो 1 साल बाद ही उसे हटाना पड़ेगा। तो अधिकतम 62 वर्ष की सीमा बनी रहेगी, लेकिन उसका जो कार्यकाल है वो 2 साल तक काम कर सकता है। यदि वो 58 साल का है तो 60 साल तक वो आराम से करे, ठीक है। और इसी तरीके से कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीश का भी है। यदि कार्य प्रक्रिया में दूसरे जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं उनके अगर अनुपस्थित हैं तो उनके स्थान पर दूसरे जजों की नियुक्ति की जा सकती है। फिर विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता, तो जो उनकी अधिकारिता है संविधान के पूर्व जिन जिन क्षेत्रों में थी वो उनकी बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 225 के तहत है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 226 जो इम्पॉर्टेंट है, रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत ये जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही 5 तरीके की रिटें जारी करने का इन्हें अधिकार है। वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये मैंने आपको इसका वीडियो, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरा सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देखिए, फिर भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो हाई कोर्ट उसे निर्देशित करेगा कि अमुक व्यक्ति को लाके मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, वह किसी को आदेश जारी कर सकता है किसी कार्य के लिए। प्रतिषेध, वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन जो उसके अधीन न्यायालय हैं जो सुनवाई कर रहे हैं उसको यदि आभास हो जाता है कि वह जो जिस पर वो सुनवाई कर रहा है उसकी आधिकारिकता के अधीन नहीं है तो उस पर रोक लगा सकता है। अधिकार परीक्षा, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ पूछा जाता है, एक जारी है, रिट जारी होती है कि आपने किस अधिकार के तहत इस कार्य को कार्य किया है, को वारंटो। और उत्प्रेषण, ये भी न्यायपालिका के अधीन कार्य होता है, रिट होती है। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो मामले चल रहे होते हैं, उनमें जो मामले हैं उनको वो अपने पास मंगा लेता है, मंगाने की शक्ति है उत्प्रेषण, सर्टियरी। तो 5 तरीके की रिटें वो जारी कर सकता है। रिटें जारी करने के मामले में यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से अधिक हाई कोर्ट की अधिकारिता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि यह प्रतिबंधित किया गया है कि हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का अपवर्जन नहीं करेगी, यानी कि उसको मिनिमाइज नहीं कर सकती। जब दोनों के रिटों में टकराव होगा तो सुप्रीम कोर्ट का ही वैलिड होगा। इसी तरीके से न्यायालयों का अधीक्षण अब जो उसके अधीन न्यायालय हैं, अनुच्छेद 227 के तहत दिया गया है, जो अधीन न्यायालय हैं स्टेट में जितनी भी न्यायालय हैं उन सब न्यायालयों का अधीक्षण करने की शक्ति हाई कोर्ट को है। मामलों का हाई कोर्ट को अंतरण यदि उत्प्रेषण के रिट के तहत तो है ही है, इसके अलावा भी यदि वह हाई कोर्ट चाहे तो जो मामले हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने की या उस न्यायालय से अपने पास मंगाने की शक्ति है। हाई कोर्ट के अधिकारियों सेवकों की नियुक्ति, जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उनकी नियुक्ति के लिए कौन नियम बनाएगा, कौन करेगा, तो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश करेगा या इस कार्य के लिए जो जज नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही हाई कोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 230 के तहत है। यदि उसके अधीन उसके आसपास कोई संघ राज्य क्षेत्र है तो संसद जिसको विहित करे कि जो भी उच्च न्यायालय है, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान एंड निकोबार का न्यायालय है, अधिकारी का क्षेत्र है, तो इस प्रकार वो उसके अधीन कार्य करेगा। और 231 हमने पढ़ ही लिया है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 241 के तहत यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। तो ये दोस्तों हमारा रहा उच्च न्यायालय से संबंधित। इनमें से इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, इनको आप 1-2 बार पढ़ें अच्छे से, इनके आर्टिकल्स पढ़ें, इनकी जो माइनर बातें हैं उनको पढ़ें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 बार इसको देखें, ज़रूर याद होगा। दोस्तों जो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि जो हमारे यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके तहत जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो एग्ज़ाम के पहले तक पूरे हों। आप इन वीडियोस को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। उम्मीद करता हूँ सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।